अपना केस स्टार्ट करते हैं। असल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बेसिकली मुझे ये लगता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी एक बहुत ही थ्योरेटिक टॉपिक है। अगर आपको आता है तो यू कैन डू इट, अगर बिल्कुल ही थ्योरी नहीं आती तो फिर आप बोलिए। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब इट्स मोर थ्योरेटिकल देन क्लिनिकल। जैसे कार्डियक है, या जैसे हार्ट ड्रॉप्स है, हाँ ये जिसमें हार्ट साई को दे। फास्ट किस स्टेज पे आपने क्या करना है। हाँ सॉरी, जाती है, वेट। उधर रूम में दे। ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर आता है तो आप पास कर जाओगे, अगर नहीं आता तो फिर आप बिल्कुल ही पास नहीं कर सकते, यानी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी नहीं आप जवाब दे सकते। तो इसमें डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा टाइप ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है प्रेगनेंसी में, आइदर प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम में। और वंस द डायग्नोसिस इज मेड, क्योंकि ट्रीटमेंट हर एक की डिफरेंट है, तो इस वजह से अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, मेरा ख्याल है एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि किसमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। ये क्वेश्चन था यास्मीन का। जी जी मैडम, एंटीबॉडी जो एंटी डी देते हैं ना, वो पॉजिटिव पेशेंट हम्म। में लिखा हुआ है, गाइडलाइन में भी और बुक में भी। मैम इसका हाँ अफरोज। मैम इसका जो एंटी डी का सिर्फ गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि एंटी एंटी डी और इम्यूनोग्लोबुलिन आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन इनकी बोथ की एफिकेसी इक्वल है और क्या है, ये आपकी दोनों आवाज कट गई। हैं। मैम अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, रिपीट करते हैं। नहीं मैम, गाइडलाइन में सिर्फ ये मेंशन टॉग है जो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि एंटी डी और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन ये दोनों की एफिकेसी सेम है और ये दोनों रैपिड इंक्रीज प्लेटलेट काउंट रिक्वायर्ड हो तब देते हैं हम। बस हम्म। इतना लिखा हुआ है मैम। और वो बिल्कुल। एंटी डी मैडम ये बस बात भी पॉजिटिव लिखी है। हुई है, हाँ के सिर्फ ये पॉजिटिव। बात भी लिखी हुई है कि पॉजिटिव ब्लड जी। ग्रुप वाले में देंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में नहीं देंगे। तो मैडम इसकी वजह जाननी थी मुझे। वो तो जो है दोनों की एफिकेसी बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं अब आपको एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए, प्रोबेबली देखो, एंटीटी जब हम देते हैं तो एंटी नेगेटिव वाले पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी वाली। और प्रोबेबली फिर एंटी डी जब देते हैं तो वो, आई डोंट नो, कुछ उससे लिंक हो सकता है कि नेगेटिव में इसलिए नहीं, ताकि वो एंटीबॉडीज जो है मे बी उसका फंक्शन पूरा नहीं हो, जिस तरह से वो लो प्लेटलेट्स में काम करे उस तरीके से नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफ द आर एच फैक्टर। और वो हम वो रीजन एक बंद हो सकती है, बट ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। वो मैम देख के बता कहीं भी सकते हैं। इसकी वजह नहीं लिखी हुई थी, बस ये लिखा होता है कि मतलब इसका अभी तक पता नहीं है ये क्यों इफेक्ट करता है, लेकिन बस देते हैं। मतलब हाँ, उनको कुछ अगर इतना नहीं है। कॉमन सेंस से मैं बता रही हूँ कि एंटिटी अगर हाँ। नेगेटिव में दें तो ऑब्वियसली नेगेटिव में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल वर्क फॉर द हम्म। आरएच एंटीबॉडीज। तो प्रोबेबली इस वजह से कि एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी के अगेंस्ट के बजाय ये वजह हो सकती है, बट आई डो वो आई आल्सो नीड टू सी कि क्या रीजन है। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब हम करें स्टार्ट केस। जी मैम। मैम केस ठीक यही है, डिस्कस होगा फिर? जो कहते हो, या अफरोज बता दे, अफरोज ने अगर दूसरा कोई सिनेरियो है वो बता दे। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन आया था, उसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखे हुए। पहले तो हिस्ट्री हम्म। लेने की कहा था, और फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग, फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? मैम इसमें तो अब कोई रह ही नहीं गई बात, मतलब अब इसकी सिर्फ मैनेजमेंट है, वो मैम एंड में डिस्कस कर लेंगे टीटीपी की। हाँ, ऐसा करते हैं, केस पूरा करके एंड पे ये वाला अलग से भी कर लेंगे। दिस इज अ गुड जी आइडिया। मैम। सो जी अफरोज, आपके पास क्या केस है। मैम आप दे दें कोई केस। अच्छा ठीक है। मैम। ओके, सो पेशेंट इज priming gravida and she is at 32 weeks of gestation, and she has come with a report showing platelets count of 30 into 10 raised by 6 per liter. How will you manage her? हेलो हेलो मारो। ठीक है जी अफरोज। जी मैम, जी मैम।
Assalamu alaikum. I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. I will ask the remaining biodata, including name, education, occupation, and blood group of the patient. Then I will ask the last menstrual period and the regularity of the period to confirm her gestation. I would like to know that whether pregnancy is planned or unplanned. If planned, then spontaneous, or by the IVF or the ovulation induction. As my patient came with a report showing low platelet count up to the 30 into 10 raised to power 9, so I will further elaborate about the report. I will ask her about whether she is a first report or the previous report of blood in this pregnancy available. Is she having any history of bleeding gums, nose, or with the history of bruises over the body, and I will, if symptoms are present, then the duration of the symptoms. Any history of GI bleeding, hematuria, any history of vaginal bleeding. Then I will ask her about, as she is having any history of heavy menstrual bleeding since menarche, her history of contraception and the pap smear, her personal and the family history of bleeding disorder, history of repeated miscarriage, IUD, preeclampsia, joint pain, oral ulcer, photophobia, to rule out any autoimmune condition, any history of raised blood pressure, fits present or not. And I would like to know her about the any past history of intake of steroid. Uh, is there any history of fever or currently running fever? A fever with chills, retrobulbar pain, or the abdominal pain. I would like to inquire her about the neurological symptoms, confusion, any renal abnormalities. Then I would like to know her about know about how's the pregnancy going so far. Inquire about the fetal movement, any dating scan or recent scan done or not, any admission in the hospital in this pregnancy. Then I would like to know her about any drug history, tuberculous, anticoagulant, and the anti-malarial drugs. Then the medical history like diabetes, hypertension, thyroid, TB, or any bleeding disorder. Any family history of these medical disorders. Any surgical history significant or not. I would like to know her about the history of smoking and the socio-economic history, drug allergy, and the mental history, and at the end, any reservation for the blood transfusion. ठीक है, गुड। आप कर लो अपना एग्जामिनेशन भी कर लो, फिर साथ में And discuss। on examination, on general physical examination, I would like to calculate her BMI, vitals, and thyroid examination, pallor, jaundice, edema. Look for the bruising and petechiae. CVS examination, chest examination, per abdominal ops per abdominal examination, including symphysiofundal height, lie, presenting part, amount of liquor, and the fetal heart sounds. And I would like to go for the investigations. On investigation, blood group. Ma'am, चलूं आगे? सॉरी, Hello? हाँ, एक मिनट। अच्छा, सो यू जी वर मैम। वेरी गुड। इसमें ठीक था। आई थिंक द होल ऑफ इट वाज फाइन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो, जो जब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अगर आपको केस आता है, मुझे ऐसा लगता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ना मेरी पे आगे भी पहले बड़ी क्लासेस है ये यूट्यूब के ऊपर। हाउएवर, देखो, दो हम्म। चीजें, जब आपकी हिस्ट्री में भी और वैसे क्लिनिकली भी जब आप पेशेंट देखो, आपने पहले तो डायग्नोसिस बनाना है प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, कि इज इट जेस्टेशनल और इट्स इम्यून और इट्स थ्रोम्बोटिक, राइट? तो उसके लिए टू बिगिन विद, ठीक है, आपने पहले तो सिम्टम्स तो सारे अच्छा हो गया पूछ लिया, बट उससे पहले इफ यू स्टार्टेड विद द लाइन के was is it the first time she is diagnosed with this problem, या it was there before pregnancy? दूसरा, आपने करना है कि इज दिस द वेरी फर्स्ट रिपोर्ट दैट वाज डन इन द प्रेगनेंसी, या ये मतलब ये किस ट्राइमेस्टर में मैम, मैंने डायग्नोज पूछा था हुआ? कि इज दिस फर्स्ट रिपोर्ट और प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ ब्लड इन दिस इन प्रेगनेंसी आर एनी ऑफ द अवेलेबल? ट्राइमेस्टर्स, ठीक है ना? ओके। आप आपकी जो बातों के वर्ड्स है ना, वो सुनने वाले की अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए, जी जी मैम। ताकि पता चले कि एग्जैक्टली आप क्या डीडी डीडी को रूल आउट कर रहे हो। ये सारी जो डीडी है ना, अगर आप शुरू के पैराग्राफ में बोलो
बिफोर स्टार्टिंग इवन विद द सिम्टम्स, जस्ट टू रूल आउट कि ये कौन सा टाइप है। उसके बाद आपकी पूरी हिस्ट्री उस टाइप ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे तो डिपेंड करेगी। तो आपने जब स्टार्ट किया, आपने करना है कि सो ये इफ शी वाज डायग्नोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इट वाज देयर बिफोर द प्रेगनेंसी आल्सो, ठीक है। उसके बाद जी आप करोगे कि अगर ऑफ कोर्स बिफोर द प्रेगनेंसी है तो फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या उसका ट्रेंड रहा क्या नहीं रहा। फिर is this the first report done in this trimester or was it done in the first trimester or second trimester also? तो उससे ये पता चलेगा कि आप उसका फर्दर और डीडी बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके जी बाद आप यहीं पे इसी डीडी में ही अगर आप उसका बेशक ब्लड प्रेशर और वो सारा कुछ, वो बहुत अच्छा आपने सारा डीडी निकाला था। उसके बाद सारे सिम्टम्स और वो सारा कुछ, ताकि एक एक थ्योरेटिकली भी सारा पता चल जाए। उसके अलावा शी इज एट 30 प्लेटलेट काउंट, ठीक है ना, थर्टी जी मैम। थाउजेंड पे। अब 30 के ऊपर अब आपने उससे मतलब ऑब्वियसली आपने करना है कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी तो कोई लेती रही है या नहीं, या अभी उसको हॉस्पिटल में मिल रही है या क्या है सारा कुछ, कि स्टीरॉइड्स पे ऑलरेडी वो क्या पता स्टीरॉइड्स के ऊपर हो। तो वो जी वो मैम। सारा कुछ आपने उसको फिर देन अगेन अगर वो स्टीरॉइड्स पे है तो स्टीरॉइड्स के भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो जी सारी मैम। डिटेल आपने उसको वहीं पे ही रूल आउट करनी है। तो यस मैम। इस तरीके से आपने सारा, तो हिस्ट्री में ये चीजें, इसमें सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वही बात है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो टॉपिक है जो कि जिसके बहुत कम पेशेंट्स आपको मिलते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी, और इवन वार्डो में भी कोई हार्डली कोई पेशेंट होता है एक वक्त में। तो ऑब्वियसली एग्जामिनर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली इन पेशेंट्स को डील नहीं कर रहे होते। तो जब आप हिस्ट्री सुना रहे हो तो आपने अटेंशन ग्रैब करनी है सुनने वाले की, ताकि पता चले एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा। देखो, जो टॉपिक्स थ्योरेटिकल होते हैं ना, उसको थ्योरेटिकली आपको लेके चलना पड़ता है। यानी कि आपने थ्योरेटिकली ही, एग्जामिनर को भी थ्योरेटिकली लेके चलना है कि पहले आप डायग्नोसिस बना रहे हो और उसकी ट्रीटमेंट देख रहे हो कि उसने अब तक की क्या ट्रीटमेंट लेती रही है। उसके बाद आप उसकी फर्दर डीडी रूल आउट कर रहे हो कि ये भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीक्वेंस भी यस। बड़ा मैटर कर रहा है, ताकि सुनने वाले को भी पता चले कि आप किस लाइन। आई नो यू नो द थ्योरी, माशाल्लाह आपका इतनी आपने अच्छी हिस्ट्री बताई है। सारा पता चल रहा है कि आपने डीडी कितना जबरदस्त, आपने कोई चीज शायद छोड़ी नहीं, फीवर किडनी हर चीज आपने बात कर ली। बट बात यह है कि इसमें सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम इसमें इसमें शुरू में पूछती वो तो पूछा था रिपोर्ट का, लेकिन एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये ऐड कर लेती तो बिफोर फिर वो अच्छा प्रेगनेंसी, होता। हाँ बिफोर बिफोर। प्रेगनेंसी, जैसे बिफोर और प्रेगनेंसी। स्टार्ट में जैसे हमारे पास कार्डियक पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले यही तो रूल आउट जी करते हैं कि ये नॉन कार्डियक है, कंजेनिटल कार्डियक है, या रोमेटिक हार्ट डिजीज का कार्डियक है। और अगर पहले से पता है तो अब उसकी क्या, क्योंकि हमने कैटेगराइज करना होता है ना हाई रिस्क लो रिस्क कार्डियक को, कि क्या वो ट्रीटमेंट हो चुकी है उस डिजीज की। वेलविलर हार्ट डिजीज है तो क्या पता वो सर्जिकली ट्रीटेड वेलविलर हार्ट डिजीज है, तो वो लो रिस्क में आ जाएगा। तो ये हम बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रेगनेंसी हिस्ट्री एंड विद द सिम्टम्स एक्सेट्रा वी फर्स्ट मेक द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक डिजीज इटसेल्फ। तो इसी तरह अपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी हिस्ट्री में पहले एक डायग्नोसिस बनाना है, उसके बाद आप उसको इलेबोरेटेड हिस्ट्री लोगे, ठीक है। जी मैम। बाकी और एग्जामिनेशन वाज वेरी गुड, आई थिंक किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो आप बता दो। हाँ, बड़ी अच्छी बात है किसी ने लिखी है, डॉक्टर सदफ ने, के एंड देन अगेन देखो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल डिसऑर्डर विद प्रेगनेंसी। सो इफ इट इज अ मेडिकल डिसऑर्डर विद प्रेगनेंसी तो यू कैन नॉट मिस ऑल द ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो, और जिसके अंदर ऑब्वियसली उसके स्कैन्स भी आएंगे, उसकी हर चीज आएगी। सो आपने मैम वो मैंने पूछा था कि एनी डेटिंग स्कैन, रिसेंट स्कैन, वो सारे पूछे थे मैंने मैम। इस तरह नहीं, आपने ट्राइमेस्टर वाइज पूछना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर नोजिया वॉमिटिंग कोई डेटिंग स्कैन हुआ, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में ये वो, और फिर आप हर ट्राइमेस्टर में ये भी बात कर सकते हो कि कोई उसको ब्लीडिंग एपिसोड तो नहीं हुआ, कुछ और तो नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट से रिलेट करके, ठीक अच्छा है ना। मैम, जितना शार्ट करने की कोशिश करते हैं ना कि आई जैसे 10 अंडरस्टैंड, मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो वो जाए, भी तो ठीक है, उसमें आई मैम टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिनेरियो इज नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री एंड यस मैम। एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट, इसलिए मैंने आपको शुरू में ये मैम बात नहीं कही। हाँ एग्जामिनर को मैम टाइम मिल सके कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ सके। हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्कशन में सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आपने अगर हर चीज कवर करनी है तो फिर उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। लेकिन मैंने इसलिए बात की कि अगर सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर आए या हिस्ट्री एग्जामिनेशन अगर शॉर्टर सिनेरियो, तो फिर आप वो चीजें भी कवर करोगे, ठीक है, अदरवाइज यू वर जी ऑल राइट। जी क्योंकि मैम। वही बात है कि फोकस्ड रहेंगे तो होगा ना। जी मैम। और और कोई बात, मैसेजेस में आप लोग लिख रहे हो इसलिए मैं वो देख रही हूँ साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो ठीक है, आई थिंक कवर हो गई हैं सारी चीजें, इन्फेक्शन फीवर सारा कवर किया था। ठीक है, गुड। जो तो चलें अब इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं जी, अफरोज।
Yes, ma'am. Ma'am, on investigation, I need her. I will do her baseline investigation. I need a report of the full blood count with date, including hemoglobin, TLC, and the platelet count. And हम्म, if ये तो previous नाइन report है उसका। available, प्लेटलेट मैंने दे दिया 30,000 इंटू 10⁻6 है। और any previous report of blood count, full blood count in this pregnancy. प्रीवियस जो है ना, एक रिपोर्ट है उसकी 25 वीक्स की, उस पे भी 70 है प्लेटलेट्स। Okay. And ma'am, blood group with RH factor. बी पॉजिटिव। Ma'am, I need her peripheral blood smears to check for the schistocytes and fragments. वो नेगेटिव है। Coagulation profile, PT, APTT, and वो नॉर्मल INR. है। Hepatitis B surface antigen, anti-HCV, HIV. नेगेटिव। And ma'am, if fever, ma'am, further investigation might depend upon her सी history. पॉजिटिव है। जी मैम. हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। Okay ma'am. Ma'am, cytomegalovirus if fever present and mixed stream urine to rule out the proteinuria. नहीं, Uh, हिस्ट्री तो आप ले चुके हो ना कि फीवर है कि नहीं है, उसने कहा नहीं है फीवर उसे। Okay, okay, ma'am. Ma'am, I need her midstream urine. Midstream नॉर्मल है से यूरिन। OGTT. ओजीटीटी भी इसका ठीक है। Ma'am, LFTs. Her LFTs. नॉट अवेलेबल। Uh, Ma'am, बाकी और मैम her dating scan if available, anomaly scan and the recent scan to check the biometry AFI and the localization of the placenta and estimated fetal weight. हम्म, ठीक है। और और मैम फिर वो बाकी तो हिस्ट्री जैसे जैसे अगर मैम हिस्ट्री होती तो फिर ANA भी मांग लेते और फर्दर डेंगू मलेरिया डिपेंड अपॉन हर हिस्ट्री फीवर भी नहीं है तो ये नहीं, नहीं ये बात मांगेंगे. आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करनी, जो मांगना है बस वो मांगना है। मैम क्या मैं मांगते की मांगी. बात। यस मैम. हम्म, बस आई नीड दीज रिपोर्ट्स. ठीक। अच्छा, एक मैं आपकी करेक्शन कर लूं, हर आपने केस में एग्जाम में ऐसे ही करना है। डोंट मिक्स ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। पहले आपने बेसलाइन है तो वो बेसलाइन ही पूछनी है। यू कैन यस नॉट आस्क पीटी एपीटीटी आईएनआर आफ्टर सीबीसी। ये आप बहुत गलती कर रहे हो, मैं बताऊं उससे। अब जैसे मैम. यू आर मिस्ड इन्वेस्टिगेशन बिकॉज आपने पहले बेसलाइन मांगनी है। बेसलाइन में आपको कोई चीज कम ज्यादा लग रही है, उसको साइड पे हाईलाइट कर लो। बेसलाइन पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड मांगनी है। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपकी कोई भी चीज पूरी हो नहीं सकेगी। अब जैसे आपने सीबीसी मांगा, उसके अंदर में अब देखो ना, मैं एचबी कम था, आपने नहीं मांगा उसका एचबी कम होने की सारी प्रोफाइल, अनीमिया की प्रोफाइल। यू मिस्ड मैम इट। आपने राइट। मैम आपने हाँ। हेमोग्लोबिन बताया था. नहीं, 9. अच्छा मैम आपने मैंने नहीं स्टार्ट किया. करना है ब्लड। अपना ये रिफ्लेक्स बना लो हर सिनेरियो में। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कई इन्वेस्टिगेशंस मिस कर जाओगे, ना सिर्फ एग्जाम में, रियल लाइफ में भी। आपका एक रिफ्लेक्स बनना चाहिए कि आपने बेसलाइन पहले मांग ली, ब्लड ग्रुप, सीबीसी। सीबीसी में अगर आपको लगता है कि आपको एचबी चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, टीएलसी भी चाहिए, या जो जो चाहिए वो पूछ के, उसके बाद आपने वायरल मार्कर्स मांगे, उसके बाद यूरिन मांगा, उसके बाद आपने ब्लड शुगर का जो भी आपने मांगा। लेकिन इफ वेन एवर यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ब्लड शुगर, जैसे कि आपने अगर उसका ओजीटीटी का है तो यू हैव टू मेंशन द जेस्टेशन एट ऑल्सो, जिस वक्त का आपको ओजीटीटी चाहिए। उसके बाद आपने उसका ये मांगने के बाद अब आप देखो कि अगर यूरिन में इन्फेक्शन आई है तो आपने कल्चर मांग लिया। अगर प्लेटलेट कम है तो उससे रिलेटेड आपको जो जो चाहिए वो मांग लिया। सी पॉजिटिव है तो आपने एलएफटीज मांग लिए। अगर आपका एनीमिया है तो आपने एनीमिया से। अगर आप सीबीसी के बाद ही एनीमिया के प्रोफाइल मांगना शुरू कर दोगे और प्लेटलेट मांगना शुरू कर दोगे तो यू विल मिस मेनी अदर इन्वेस्टिगेशंस, राइट। सो यस पहले आपने मैम. बेसलाइन पूरी की। बेसलाइन में आप हाईलाइट करो कि क्या क्या चीजें आपको ठीक नहीं मिल रही, और फिर उससे रिलेटेड फर्दर आपको वर्कअप में क्या क्या चाहिए। ठीक है। यस तो मैम. इसको आपने जो है, अदरवाइज आपकी चीजें रह जाएंगी।
इसीलिए कभी भी जैसे कार्डियक फॉर एग्जांपल, मैं इसलिए कार्डियक और इसको कर रही हूँ क्योंकि इसकी तैयारी मोर और लेस सेम है, दोनों थ्योरेटिकल है कंप्लीट टॉपिक्स। अगर कार्डियक के पहले सारी आप बेसलाइन मांग के फिर आप ईसीजी, एको, इलेक्ट्रोलाइट्स या जो जो आपको चाहिए वो आप मांग लेते हो, ठीक है। तो ये, और कभी भी इस तरह नहीं करना कि अगर फीवर होता तो मैं साइटो, भाई तो अपने तो पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना, फिर तो आप अपने जी। ट्रैक से खुद हट रहे हो। यानी कि एक पेशेंट का जब वो मसला ही नहीं है तो आप उसको जानबूझ के लेके जा रहे हो टुवर्ड्स थ्रोम्बोटिक, टुवर्ड्स अदर थिंग्स। जैसे आप साइटोमेगालो की तो बात ही पता नहीं कैसे, वो तो इतना रेयर चीज को खुद ही आपने मेंशन करके, फिर तो एग्जामिनर उस सर्कल में से निकलेगा ही नहीं, और पेशेंट को मसला ही नहीं था। सो आपका जो केस है, आप हिस्ट्री ले चुके हो, यू नो पेशेंट इज नॉट हैविंग फीवर और एनीथिंग, इट्स नॉट गिवन इन द सिनेरियो आल्सो। आप बस को मेरी ये है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको फॉर एग्जांपल इतना एलैबोरेटेड हिस्ट्री नहीं दी हुई तो आप कहोगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन सर्टेन अदर पॉइंट्स इन द हिस्ट्री, लाइक फीवर और वो, लेकिन वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपकी थोड़ी सी और लैब्स बाकी हैं। नहीं मैं कौन ऐड करेगा? मैडम एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज नहीं मांगी, वेरी गुड। फीटल के ये तो टेस्ट नहीं मांगे, बेसिक, डेटिंग स्कैन, एनॉमली स्कैन, फ्रेश वो मांगा, स्कैन, स्कैन्स मांगा था। मांगे थे, और एपीटीटी, एंटीबॉडीज नहीं मांगी। एपीटीटी बोल दिया था या नहीं, ये मैंने सुना नहीं था, वैसे पता नहीं हाँ मांग, बोल दिया था, बोल दिया था। बस मैडम फिर एंटीबॉडीज यही। नहीं मांगी। और देखो जब इस तरह का केस हो ना तो नॉर्मली sometimes patient had already been to the hematologist also, sometimes she has got some opinion already कि क्या क्या है, तो आप उससे ट्रीटमेंट चार्ट भी मांग सकते हो, आप उससे हिमेटोलॉजिस्ट की कॉल अटेंड की भी मांग सकते हो। मतलब जो जो चीजें आपको लगता है कि अगर आप कराओगे या ऑलरेडी हो चुकी हो प्रॉब्ली, तो वो सारी चीजें आप और उधर मैडम दे हिस्ट्री में सकते एक हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने मिस किया कि आईटीपी कैन अफेक्ट द नियोनेट्स एज वेल ना, तो इनको पिछला नियोनेट्स का इन्होंने कुछ नहीं पूछा कि पहले प्राइमरी बच्चों में में तो, प्राइमी ग्रेविडा में नियोनेट का मैम कैसे पूछूं मैं? ये हाँ प्राइमी ये थी। प्राइमी सॉरी। थी, प्राइमी थी। शी वॉज ओके। प्राइमी ग्रेविड, अदरवाइज यस यू कैन आस्क, स्पेशली अगर इम्यून इम्यून वाला आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहे हो और मैम एंटीबॉडी मैंने तो इसलिए भी फिर नहीं मांगी कि और ये मैम भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कि गेस्टेशनल थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है और आईटीपी स्टार्ट से भी हो सकता है, तो वो फिर आपने बता दिया था कि उनको कि ट्वेंटी पहले। फाइव वीक्स पे था। अफरोज कुछ कह रही थी जी। मैम मैंने एंटीबॉडीज मतलब वो इसलिए नहीं मांगी, मैंने कहा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हेमाटोलॉजी ये इन्वेस्टिगेशन हेमाटोलॉजिस्ट अगर कहे तो वो सही है। वो आप भी ठीक है, बेसलाइन। लेकिन इसके अंदर तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा उस तरफ जा रही है। जैसे अभी सदफ ने कहा कि मोस्टली जेस्टेशनल थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन वो दूसरा में भी होता है। दूसरा जेस्टेशनल जो है ना, वो 70 के नीचे नीचे नहीं जाता मोस्टली, जी मैम। 70 तक रहता है उसका प्लेटलेट काउंट, इसके अंदर ज्यादा ज्यादा नीचे चला गया है। तो फिर आप ये कह जी सकते हो फरोज के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड आफ्टर द हेमेटोलॉजिकल हेमेटोलॉजिस्ट कॉल। मतलब एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि व्हाट इज इन योर मैम, माइंड, मतलब अभी क्या कुछ आपके रहता माइंड है। में है। या ये कह दो, या इसके अंदर जहां आपका डायग्नोसिस बहुत क्लैरिटी से इम्यून की तरफ जा रहा है तो फिर आप पहले ही मांग लो, ठीक है। ओके मैम। वैसे ये है कि एंटीबॉडीज जो है वो हेमाटोलॉजिस्ट ही को पता है कौन सी करानी है एग्जैक्टली और क्या क्या और कराना है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बट ये कि बिकॉज द डायग्नोसिस इज गोइंग टू टुवर्ड्स इम्यूनोलॉजिकल दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इस वजह से आप इसमें डायरेक्टली मांग सकते हो, या एंटीबॉडीज बोल के कहोगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन द हेमाटोलॉजिस्ट रिक्वायरमेंट। मैम एंटीबॉडीज अगर मांगते हैं तो मैम फिर वो जैसे मैम टीटीपी में भी है और ये उसमें आईटीपी में है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है, वो तो ग्लाइकोप्रोटीन वो 1B10। आई अंडरस्टैंड, वो हेमाटोलॉजिस्ट मांगेगा। तो मैम ये मैं मतलब मैं कैसे बोलूं पहले से ही, और वॉन विल ब्रांड डिजीज ये वो सारी, फिर तो मैम सारी पूछनी थी। आप सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इम्यूनोलॉजिकल, बिकॉज अब इसके अंदर तो हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल की तरफ जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन वाली आप मांग लो, और फिर कहो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड आफ्टर द हेमाटोलॉजिस्ट कॉल या हेमाटोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट के बाद, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपका डायग्नोसिस माइंड में बन गया हुआ है कि आप इम्यून की तरफ हो, राइट। जी मैम। थियोरेटिकल जो टॉपिक होता है ना, उसमें आपने अपनी थ्योरी को भी, थ्योरी ही तो प्रूफ करनी होती है वाइवे में।
क्या आपको आइडिया है कि क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, इवन मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम और थ्योरी और एवरीथिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट कि कल को आपने ये पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली डील करने हैं। तो उसमें यही होता है कि आपको आइडिया होता है कि ये सारे तो आपने कराने हैं, उसके बाद आप पेशेंट को भी कहते हो कि फर्दर आपकी एंटीबॉडीज के टेस्ट होंगे, ये होंगे। हाउएवर इट्स बेटर कि हम एक हिमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, ताकि जो भी इलेबोरेटेड टेस्ट हैं, जैसे ब्यूफ्रोज है, कितने सारे बोले कि वॉन विली ब्रांड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो तो वो सारे फिर हेमाटोलॉजिस्ट असेस करके डिसाइड कर लेगा कि क्या कराना है। ठीक है। गुड। और कुछ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप थी पहले, बेसलाइन फिंगर टिप्स पे, बेसलाइन जब एग्जामिनर आपको बता रहा हो उसमें आप सर्कल कर लो या हाईलाइट कर लो कि ये मेरा एचबी कम है, ये नॉर्मली राइट हैंड साइड पे आप लिख लेते होते हो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स या रिस्क फैक्टर्स, कि एचबी कम है, प्लेटलेट कम है, सी पॉजिटिव है, यूरिन में अगर है इन्फेक्शन जो भी है वो सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आप उसको करना शुरू करते हो। अब आपने तो मेरा ख्याल है शिस्टोसाइट्स और वो सारी चीजें भी पहले ही पूछ ली और वायरल मार्कर्स भी बाद में पूछे। सो आपको पहले अपनी बेसलाइन पूरी करनी है, और फिर जो जो उसमें एबनॉर्मल चीजें वो चाहे राइट हैंड कॉर्नर पे लिख लो, और फिर उससे रिलेटेड चीजें डिटेल में पूछो, सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग। ठीक है। ओके मैम। और वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जी एग्जामिनर को मैम। समझ आ रहा होता है कि आपका माइंड किस लाइन पे चल रहा है। जी मैम। ठीक है। चलो गुड। और कुछ? अच्छा चलो, लेट्स मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट। Ma'am, I need a red cell indices and a serum ferritin because her hemoglobin is 9. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। Okay, ma'am. मैं वो और चीजों की डिस्कशन में फोर्स नहीं जा रही, टॉपिक से ना डी ट्रैक हो जाए। जी ठीक है। मैम। और Okay. मैम इन हैव सारी अ चीजों मेनू। में व्हेनेवर एनीवन आस्क्स यू कि हाउ विल यू मैनेज या व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो उसमें आप सबसे पहले बोलो कि आई वांट टू फिनिश माय इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट द रिपोर्ट्स फॉर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस जिसमें ये। ठीक है, उसमें फिर दोबारा अपनी कॉपी की तरफ देखोगे कौन सा एग्जामिनर ने दिया है और कौन सा नहीं दिया। तो जैसे कि अभी आपने एनीमिया है, तो आप कहो कि मुझे ये चाहिए, फिर और देखो कि आपको क्या मिले, क्योंकि मैनेजमेंट जब स्टार्ट होगी वो तो तभी स्टार्ट होगी ना जब हर चीज आपके सामने होगी। ठीक है। जी मैम। और क्या? अच्छा, मैनेजमेंट में आपने आयरन का पूछ लिया, और मैम मैनेज करूँ मैनेजमेंट। हाँ। Okay. I will counsel the patient regarding the diagnosis that she is having most probably ITP, but she might have a gestational thrombocytopenia because both are the diagnosis of exclusion. So I will admit the patient and counsel regarding the need for admission. I will admit because her platelets are decreasing in the decreasing trend. So I will monitor her in the hospital. I will involve the multidisciplinary team, including obstetrician, hematologist, neonatologist, and the anesthetist. Explain the fetal-maternal risk, including bleeding tendency leading to anemia, risk associated with the induction of labor, PPH, in the fetal complication, intracranial hemorrhage, preterm delivery, IUGR, and the fetal thrombocytopenia. I will repeat the platelet count after 1 week to see the severe or the rapid falling of the platelet. If there are they are decreasing trend, then it should be monitored periodically throughout the pregnancy. My aim is to maintain an adequate platelet count that will minimize the risk of bleeding during pregnancy and allow the safe delivery. I will start ferrous sulfate tablet ferrous sulfate BD to correct her anemia. And my safe platelet count for the delivery should be more than 80 into 10 raised to power 9. For the normal delivery, it should be the 50 into 10 raised to power 9 per liter. But patient may need emergency LSES. So for spinal anesthesia, it should be more than 80. Treatment required if platelet count. I will give her trial of steroid. So my first choice should be the prednisolone at lower doses
20 milligram OD than those recommended for the non-pregnant women to minimize the risk of adverse effect on mother like GDM, postpartum psychosis, infection. Dose can be escalating to 60 milligram if no or inadequate response is seen after 1 week. If patient does not respond or inadequate response, or we want quicker response, then IV immunoglobulin or the anti-D should be considered. IV immunoglobulin can be given in the emergency situation when patient goes into labor with an uncorrected platelet count. I will. My aim is to manage is to take the pregnancy as close to the term as possible, provided fetal-maternal conditions satisfactory. And I will review platelet. I will monitor platelet count ठीक है, एक fortnightly. मिनट एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ। Yes, ma'am. ठीक है, बट आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजों की करेक्शन की भी जरूरत है। देखो Yes, ma'am. बात ये है कि आपने ठीक है, बाकी तो आपने कर लिया आपने देखो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जब आप बोल रहे हो टू बिगिन विद, आपने कहा जाहिर है यू स्टार्ट योर मैनेजमेंट विद द काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एंड हस्बैंड, और आप उसे यही बताओगे कि सीम्स लाइक दैट इट्स इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन प्रेगनेंसी, बिकॉज पहली बात तो ये कि कोई एविडेंस नहीं है कि प्रेगनेंसी से पहले था कि नहीं, या था भी, लेकिन क्योंककि 25 वीक्स पे भी एक रिपोर्ट है और अब भी है, तो सीम्स लाइक इट्स इम्यून, हाउएवर एंटीबॉडीज विल रिकन्फर्म इट। दूसरी चीज ये कि प्लेटलेट काउंट जो इतना कम है, तो इट सीम्स मोर लाइक इम्यून, हाउएवर आप हेमाटोलॉजिस्ट से भी कॉल अटेंड करके सबसे पहले तो डायग्नोसिस बनाना बड़ा जरूरी है। तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज विल बी पॉजिटिव, उसके बाद ही वो होगा कि आपका बनेगा। एक सेकेंड जरा, मैं एक बस कॉल। जी, ma'am. अच्छा ठीक है, सॉरी। सो आई वाज टेलिंग यू के इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, तो उसकी इस फर्स्ट लाइन के बाद अच्छा दूसरी बात आ जाती है कि ठीक है अफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी एंड ऑन फीटस। उसमें ठीक आपने बोला, लेकिन उसमें आप साथ ये भी तो करो ना, उसमें सबसे पहले तो प्लेटलेट का मैं आपने कहा पीपीएच हो सकता है ये वो, फिर आप इसका तो ये बोलो ना कि वो एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ऑल्सो एंड कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन द फीटस ऑल्सो। ठीक है, मैंने बताया था मैम फीटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन ये वो डिफाइन नहीं किया था। क्या नहीं फीटल डिफाइन किया? थ्रोम्बो मैम फीटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन फीटल कॉम्प्लिकेशन में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो एंटीबॉडी क्रॉस करके, मतलब डिफाइन नहीं किया था उसको। यही तो बात बतानी है। देखो जब पेशेंट आपके सामने बैठा है ना, आप उसकी वो सोचो कि उसके जहन में क्या आ रहा है, अभी क्या किधर से फीटस को ब्लीडिंग होगी, क्यों होगी, बिकॉज इट ओके कैन मैम। क्रॉस द प्लेसेंटा। सबसे पहले वो यही पूछता है हर बंदा कि क्या प्लेसेंटा तो नहीं कुछ क्रॉस हो रहा। ठीक है, तो आपने बेशक आप बहुत लंबा चौड़ा ना बोलो इंट्राक्रेनियल हेमरेज या ये वो, आप एक फोकस्ड सी बात करो कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कॉज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन फीटस आल्सो। उसके बाद अब दूसरी चीज आ जाती है। देखो आपने सबसे पहले डायग्नोसिस की क्लैरिटी की पेशेंट के साथ, फिर आपने उसका इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी एंड फीटस। तीसरी चीज आ जाती है कि आर यू गोइंग टू एडमिट हर, नंबर वन। नंबर टू, इफ यू आर गोइंग टू एडमिट हर, तो आर यू गोइंग टू कीप हर फॉर नेक्स्ट 1 वीक? आपने कहा कि मैं उसे फॉर एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन दूंगी और एक हफ्ते में उसका रिस्पॉन्स देखूंगी, बट यू नेवर मेंशन्ड एडमिट करने के बाद कि अब वो घर जाएगी कि नहीं जाएगी। इस वक्त जो आपने पूरी स्टेटमेंट बोली मैनेजमेंट की, वो क्लैरिटी से पास होने वाली नहीं थी। ठीक है जी फिरोज, मैम। उसमें कोई जी भी एक मैम। पॉइंट आपका अभी तक बड़ा अच्छा वाइवा चल रहा था, आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन वैसे हार्डली मैं कोई मिस्टेक्स निकाल रही थी, मतलब जी जी मुश्किलों से मैम। ही ना, बाकी सब थिंग्स वर गुड, मैम आपने थ्योरी एडमिट बहुत करना अच्छी मुझे भी पढ़ी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, एडमिट करना है, हाँ इसके डिक्रीजिंग ट्रेंड में थे तो। एग्जैक्टली, लेकिन इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना यू जी सिंपली कैन नॉट पास। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक एंड यू आर नॉट क्लियर वेदर यू आर गोइंग टू कीप हर इन द हॉस्पिटल और नॉट। ठीक है, तो उसके अंदर आप यही बात, और फिर देन आपने देखो पेशेंट के लिए अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वो पूछना चाहेगी, जो यू ट्राई टू कवर इट बट यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। एक यस मैम। एडमिशन, एडमिशन है तो कब तक एडमिशन, और एडमिशन करके करना क्या है जो एडमिटेड वो रहे। नंबर टू जी ये मैम। कि प्लेटलेट काउंट का आपका अब एम क्या है। ठीक है, शी इज एट 32 वीक्स, अब आपका एम क्या है कि अब आप उसको का कितना रखोगे अभी, और कितना आपको चाहिए डिलीवरी के वक्त तक। उसके अलावा यस चुकसासा को मॉर्बिड्स अटैच्ड है, मे बी एनीमिया और एनीथिंग, वो आप किस तरीके से लेके चल रहे हो, लेकिन उसकी मैनेजमेंट में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो भी आपने बड़ा बड़ा इनकम्प्लीट सा जवाब दिया उस एनीमिया का भी।
ठीक है, मतलब यू स्टार्टेड हर विद फेरस सल्फेट विदाउट नोइंग दैट इफ शी वाज ऑलरेडी टेकिंग फेरस सल्फेट, जो उसे हजम ही नहीं हो रही, या डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, सो यू जस्ट स्टार्टेड हर विद फेरस सल्फेट हो रहा है। सो हम्म। इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो भी चीज आप ट्रीट कर रहे हो, आपने उसको कंप्लीट, आप जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन द क्लिनिक एंड डूइंग treating patient independently. There is no one else who is going to look at the patient except you. So you cannot miss anything, or you cannot see anything incompletely in her, right? तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, सबसे पहले आपने डायग्नोसिस की क्लैरिटी, इट इज इम्यून थ्रोम्बो बिकॉज एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, फिर बाकी सारी चीजें पीछे चली गई। उसके बाद आपने इसका अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी एंड फीटस। उसके बाद एडमिशन का, इफ यू थिंक दैट 30 is too low, she should be admitted. Or if you think that you need to get the hematologist call attended and you need further workup done, so but at the same time, if you think that her platelet count is 30, but she is compliant enough, she is educated enough that she can go to the hematologist by herself, get her call attended and come back to you. तो you don't, at 30 you don't really need to keep her in the hospital then, ठीक है? अगर वर्कअप के लिए शी इज कंप्लाइंट इनफ, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली गिविंग हर एनीथिंग, कीपिंग हर इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में रख के आप उसको ऐसा कुछ नहीं दे रहे हो जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में रहना है। अगर आप उसका वर्कअप करा रहे हो एंड शी इज कंप्लाइंट इनफ एंड शी अंडरस्टैंड्स थिंग्स, जैसे कई दफा हम प्राइवेट क्लिनिक पे बैठे होते हैं, पेशेंट से पढ़ी लिखी होती हैं, दे अंडरस्टैंड थिंग एट टाइम्स। हेमाटोलॉजिस्ट इज आल्सो सिटिंग इन द सेम हॉस्पिटल, we just see the patient, we refer patient to the hematologist, वो call train करती है, at times she comes back to you maybe on the next day because she's at 30, she's not bleeding, उसको कोई इस वक्त एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही, उसकी आपने कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करनी। तो एक ठीक ठाक पेशेंट है, ओनली हर प्लेटलेट काउंट इज 30, सो 30 पे भी अभी कोई इतनी पैनिक की बात नहीं है। हाँ, 30 से कम हो अगर। मैम अगर इसको ऐसे बोलें कि आई विल एडमिट हर टिल आई विल लाइज ऑन विद द हेमाटोलॉजिस्ट एंड देन आई विल डिस्चार्ज हर एंड कॉल हर ऑन फॉलो अप आफ्टर 1 वीक। बट आप फिर बोलो कि आई वुड लाइक टू कीप हर एडमिटेड बिकॉज her platelet count is 30 and I don't want to get them decrease more than 30 and she needs further workup and I don't think she'll be compliant enough to get all the workup done by herself. Then for the workup, I'll keep her in the hospital maybe for next 24 hours or so, so that a hematologist can see her and her management plan is made clearly. या आप बोथ लिख सकते हो, लेकिन 30 के ऊपर एसिम्टोमेटिक पेशेंट को आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। आप उसको ओपीडी बेसिस पे देखते हो। हाँ, 30 से कम, अगर अगर मैं 20 देती या 15 देती या 10 या इवन 25 भी देती, मैं तो ये कहूंगी कि 30 से अगर कम प्लेटलेट काउंट है, देन यू कैन कीप हर इन द हॉस्पिटल ऑल द टाइम। प्रेगनेंसी में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट काउंट 30 से कम नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, डिलीवरी आपकी, नॉर्मल डिलीवरी भी सिजेरियन सेक्शन भी, 50 प्लेटलेट काउंट पे, 50,000 इंटू 10⁻⁶ पे आपका हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। 80 है फॉर एपिड्यूरल ओनली। अगर सिजेरियन आपका जीए में हो रहा है तो आप 50 में कर सकते हो। अगर एपिड्यूरल या स्पाइनल या ऐसा कुछ रीजनल एनेस्थीसिया लगना है तो आपको प्लेटलेट काउंट एटलीस्ट 80 चाहिए। इस चीज की क्लैरिटी अपने माइंड में रखें, बहुत जगहों पे डिलीवरी 30 पे भी लिखी हुई है, इस के हो सकती है, ठीक है? तो एक ये इस चीज की क्लैरिटी भी नहीं थी आपको। सो आपने इन चीजों का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ऑब्वियसली यू हैव टू, यू कैन नॉट मैनेज योर पेशेंट इफ यू हैव नॉट मेड योर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी एंड फीटस, उसके बाद एडमिशन अगर जरूरत है, नहीं जरूरत तो उसको आप ओपीडी बेसिस पे ही विद गुड फॉलो अप कर सकते हो। उसके अलावा ये फिर हेमाटोलॉजिस्ट को, उसके बाद ये कि आपने कब डिलीवरी करनी है, आपका थ्रू आउट एम का क्या है, आप ये भी बोलो कि अब बिकॉज शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद दिस, तो 30 से कम नहीं होने चाहिए प्लेटलेट्स। अगर 30 से कम हुए तो इमीडिएटली आई विल एडमिट हर। और एडमिशन की इंडिकेशन क्या होती है कि वो एक्टिवली लीड कर रही है, चाहे जितना मर्जी प्लेटलेट काउंट है, ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की रेंज में, बट इफ शी हैज कम विद एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड। उसके अलावा ये कि अगर कोई आपको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है, खुदा ना खास्ता कुछ भी आपको, किसी का कोई और अपेंडिक्स का मसला लग रहा है, कुछ कोई इंटरवेंशन करनी है, तो भी आप उसे फॉरन एडमिट कर लोगे इफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है? तो एडमिशन की इंडिकेशंस, बिकॉज यू कैन नॉट कीप हर एडमिटेड फॉर 1 वीक और सो। और फिर उससे अगला स्टेप, हाउ आर यू गोइंग टू डू द फॉलो, क्या क्या करोगे? ऑब्वियसली इसमें आप लंग मेच्योरिटी का भी दोगे, ये वो। देयर इज नो इंडिकेशन फॉर द सिजेरियन सेक्शन, शी इज प्राइमरी ग्रेविडा। तो आप कब तक लेके जाओगे, उसके प्लेटलेट काउंट का आपका क्या लिमिट्स है,
कितने वीक्स तक आप लेके जाओगे, जितने भी वीक्स तक गए उसमें आप कैसे असेस करोगे। मीनवाइल अगर इसको अनीमिया भी है तो अनीमिया के लिए आप फिर इसी तरह बोलोगे कि हर एच बी इज 9, शी इज एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आई हैव एटलीस्ट कितने और वीक्स, अगर 38 तक भी लगाए हैं तो 7 to 10, 8 वीक्स मोर टिल टर्म। तो उसमें आई हैव adequate time. I would like to rule out if she has been taking oral iron or not. If not, then I'll start up with oral iron. If she was already on oral iron, then it means कि oral absorption नहीं हो रही है. Then I can consider giving her IV iron. तो इस तरीके से आप फिर इवन 9 HB को भी 2-3 लाइनों में क्विकली लेकिन फोकस्ड और कंप्लीट उसका मैनेजमेंट करोगे, कोई भी सेगमेंट इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। ठीक है फ्रोज। जी 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 मैम। किसी ने कुछ ऐड करना है तो बता दें। मैम इस इन प्लेटिलेट काउंट पे स्टीरॉयड या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे? मैं प्रेफरेबली आईवी बताती हूँ, होना किसी ने चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, बिल्कुल असदफ नहीं कि थ्रू आउट 30 से ऊपर हो इम्यून के अंदर। और यस, आफ्टर 36 वीक्स प्लेटलेट काउंट शुड बी मोर देन 50। सॉरी, आपने जो कहा है, अच्छा वी ऑलवेज गिव स्टीरॉइड्स फर्स्ट। सबसे पहले स्टीरॉइड से रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ऑफ कोर्स हीमेटोलॉजिस्ट विल डू ऑल दिस, बट हमें खुद भी पता होना चाहिए। अफरोज ने ये भी खुद देना शुरू कर दिया था, प्रेडनिसोलोन भी खुद दिया। ठीक है, आई एम हैप्पी, आपको असल में थ्योरी स्ट्रॉन्ग है अफरोज की, शी नोज द होल टॉपिक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज आपने खुद करनी है और क्या आपने मैम हेमेटोलॉजिस्ट से मैंने कराना मैंने है। इसलिए सो किया यस, क्योंकि मैम मैंने इसलिए क्यों मैंने हर चीज को कंसीडर करती गई हूँ। मैंने कहा कि आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन तब दूंगी अगर मुझे जरूरत पड़ी, इनएडिक्वेट गुड। रेस्पॉन्स स्टीरॉयड का या क्विकर रेस्पॉन्स हमें चाहिए तो स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज आई विल कीप हर ऑन ठीक है, स्टीरॉयड। ठीक है, मैडम बिल्कुल ठीक ये है। भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि न्यूनेट का जो है प्लेटलेट काउंट चेक करना है आफ्टर वो तो अभी डिलीवरी। एंड तक पहुंचे नहीं है ना इमीडिएट हम मैम। डिलीवरी। अच्छा अभी पहुंचे नहीं है। अभी तो हाँ, लेकिन ये मैनेजमेंट बात मीटिंग भी के लिए। अच्छी थी। बिल्कुल ठीक है। सो यस, आई लाइक इट। आई थिंक माशाल्लाह फिरोज और सदफ ने आज बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, विच इज वेरी गुड। इससे सबको ही फायदा हो जाता है, कोई चीज हाथ रह नहीं जाती, फिर ना कुछ मिस नहीं होता। तो बल्कि ये बड़ा अच्छी बात है कि जब भी कोई टॉपिक हो आप खुद बल्कि वॉलंटियर करो, इससे आपका अपना भी सारा प्रिपेयर होगा और सबको भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि थ्योरी आपकी इतनी स्ट्रांग हुई होती है कि कोई चीज फिर रह नहीं जाती। सो यस, अच्छा, लेट्स रीच टर्म नाउ। यस पेशेंट मैम। हैज कम आई एट विल 36 मैम वीक्स शी हैज कम टू यू। her platelet counts now are at 50 ओके and बाकी तो सब आप कर चुके हो, शी इज ऑन स्टीरॉइड्स। मैम प्लेटलेट काउंट कितने हैं? 50। Okay. Ma'am, at 36 weeks, I will discuss the mode of delivery, time of delivery, and the steroid for the lung maturation. Contraception and the breastfeeding should be discussed at this week. So my aim is to deliver her vaginally. Vaginally, as my delivery should be in the consultant-led unit. Anesthetics review for the pain relief. Avoid fetal in the sorry. I will do her the fresh platelet count before the before delivery, as there is an increased risk of PPH, so I will maintain double IV line during if she goes in the ठहर जा, ठहर spontaneous जा, अच्छी बात है, 1 मिनट ठहर जाओ। yes अच्छा, ma'am. अब जब मैंने आपसे कहा कि पेशेंट इज एट 36 वीक्स, ये एक्चुअली इट्स नॉट ओनली पर्टिकुलर फॉर दिस टॉपिक, ये बातें मैं आपको एग्जाम के लिए बता रही हूँ कि हर जो आपको आएगा ना टॉपिक, उसको आपने जी इसी मैम. तरह ही रिस्पॉन्ड करना है। इफ ठीक एग्जामिनर है. इज चेंजिंग द जेस्टेशन ऑल ऑफ अ सडन, के पेशेंट तो था 32 वीक्स का, अब एग्जामिनर ने कहा नो द सेम पेशेंट हैज कम टू यू एट 36 वीक्स एंड द प्लेटलेट काउंट इज 50, हाउ विल यू गो अहेड विद हर? तो आपकी जब भी जेस्टेशन बदली जाए, आप ये ना करो कि फौरन से उससे अगला स्टेप पे ना जाओ, आप दोबारा बेसिक पे जाओ। आपको आई वुड लाइक टू री इवेलुएट हर रिगार्डिंग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, राइट? अब वो पेशेंट की सारी, इवन 1 हफ्ते बाद भी जब पेशेंट आता है तो हम बात तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं ना, क्या पता अभी ना कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं इसको एब्रप्शन ही ना हुई पड़ी हो, कुछ और ना हुआ हो, कोई डिक्रीज मूवमेंट्स ही ना हो, मतलब मे बी शी इज इन लेबर ऑलरेडी। तो आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू, ये आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस विल लुक सो इम्प्रेसिव कि पेशेंट अब उसकी जेस्टेशन बदल गया आपके लिए, तो अब वो एक नए टाइम पे आई ना। तो आप, ये कई दफा होता है कि पेशेंट सारा हो जाता है, डिलीवर भी हो जाता है, और डायबिटीज में अक्सर ये सवाल हो, पेशेंट डिलीवर हो जाता है लेकिन एग्जामिनर एकदम से जेस्टेशन बदलता है, वो कहता है सेम पेशेंट हैड कम टू यू एट 12 वीक्स।
what was your management plan starting from the 12 weeks at that time? ठीक है, तो डोंट एवर थिंक कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गई नहीं है, सब कुछ हो गया, मैं मैनेजमेंट से शुरू करो। आपने फौरन कहना है कि आई वुड लाइक टू रीवैल्यूएट द पेशेंट, राइट, फ्रॉम हिस्ट्री ओके एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर भी एट 36 वीक्स आपने हिस्ट्री में सबसे पहले आपने यही बातें पूछनी है कि कहीं एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं शुरू हो गया। आई वुड लाइक टू सी इफ शी इज हैविंग एनी एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, इफ शी इज नॉट इन लेबर, इफ वो हिस्ट्री पूरा करके फिर एग्जामिनेशन दोबारा से आपने क्विकली बोलना है, लेकिन ऑब्वियसली द नॉट द होल ऑफ इट, ओनली फ्यू पॉइंट्स जो आपको लगता है कि अब दोबारा है ये पेशेंट 36 वीक्स पे, तो ये चीज आपकी रूल आउट हुई हो, उसके बाद आपने। एंड यस, शी इज एट 36 वीक्स अभी तो नहीं, बट अगर ये 37 पे होती या 38 पे होती तो मैं तो कहती कि आप उसका एक एग्जामिनेशन में बिशप भी करोगे, राइट। सो पेल्विक एग्जामिनेशन में बिशप स्कोरिंग भी फिर उसमें एड अप हो जाएगी, और मैम, थर्टी स्वीटनिंग। सिक्स वीक पर बिशप करेंगे? 36 पे नहीं, मैं कह रही हूँ जितने भी आपने वीक्स का प्लान किया उससे एक हफ्ता ओके। पहले अगर वो आई है तो आपने उस पे पेल्विक एग्जामिनेशन या पिशअप भी कर लेना है, या एक पेल्विक असेसमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। सो और उसके बाद मैम, इन्वेस्टिगेशंस। ये 36 वीक पर मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, स्टीरॉयड, कंट्रासेप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो डिस्कस करने हैं ना? बिल्कुल, वो तो हर एक में करना है ना, ये तो एंटीनेटल का जी हर मैम। पेशेंट का है 36। जी मैम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने इसका इन्वेस्टिगेशंस, तो फिर आप कहोगे कि मैंने दोबारा सारी इन्वेस्टिगेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम एचबी, उसका एचबी इज इम्पोर्टेंट, उसका प्लेटलेट काउंट आपने बता दिया 50 है। चलो एंटीबॉडीज दोबारा नहीं कराएंगे क्योंकि डायग्नोसिस बन गया हुआ है, लेकिन मतलब वो सारी चीजें आप जो जो चीजें आपको इन्वेस्टिगेशंस में दोबारा चाहिए आप वो उसकी रिपीट करोगे, और फिर आप उसकी मैनेजमेंट शुरू करोगे और डिस्कशन शुरू करोगे अबाउट वट एवर मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्शन, वो सारा कुछ फिर उसके बाद, ठीक है। और ठीक है, फिर 36 वीक्स पे हो गया, तो व्हाट इज योर प्लान, यू आर गोइंग टू टेक हर टिल व्हाट वीक्स? मैम, एट 39 वीक्स आई विल टेक हर टू 39 वीक्स एंड ठीक लीव है, हर सो फॉर थर्टी द। सिक्स वीक्स पे आई तो व्हाट विल बी योर फॉलो अप? मैम, I will reevaluate her. I will do her examination. I will inquire about her symptoms. And ma'am, हम्म। I will do her investigations like full blood count to check her हम्म। anemia and the platelet count. हम्म। And मैम, हम्म। बाकी सारी बाकी। फिर आप उसे फिर नेक्स्ट विजिट पे कब बुलाओगे? Ma'am, I will call her on as my aim is to deliver at 39 weeks, so I will call her at 38 weeks. If everything goes मतलब वो नॉर्मल, so 36 अगर। के बाद तो वैसे ही फॉलो अप 1 वीकली नहीं हो जाता? ओ यस यस मैम, यस, ठीक ठीक कंफ्यूज ठीक, नहीं यस होना, मैम। जी ठीक है। मैम। यस मैम। ठीक है, तो फ्रॉम 36 के बाद 36 तो आई विल 1 वीक के कॉल बाद एवरी बुला वीक लो। मैम। यस सो मैम, ये नाउ शी लिखा इज एट हुआ थर्टी है। सेवन वीक्स ठीक है। जी मैम। मैम क्या कौन से वीक पर है? फिर अब 37 पे होगी ना? Okay, at 37 weeks, I will again reevaluate her, examine her, inquire about her symptoms, बराबर। and रीवैल्यूएशन में पेल्विक असेसमेंट शामिल होगी 37 वीक्स पे? यस मैम, कर सकते, 37 पे तो कर सकते हैं। हम्म। मैम, आई विल चेक हर द वाई बिशप। 39 वीक्स आप इसको 40 पे क्यों नहीं लेके गए? मैम, क्योंकि इसके प्लेटलेट्स डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हो रहे थे, तो फर्दर अगर उसको लेकर जाते तो मैम शी माइट गो, मतलब फर्दर वर्स हो सकती थी कंडीशन के। डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ना इसके वाई प्लेटलेट्स। नॉट 38 वीक्स देन? मैम, लंग मैचुरेशन भी, मतलब नियोनेट्स के लिए भी है ना, कि उसकी लंग मैच्योरिटी और। अच्छा, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वो आपने 37 के बाद 1 वीक के बाद बुलाया, नाउ शी इज एट 38 वीक्स, अब क्या करोगे? मैम, आई विल डू हर द बिशप स्कोरिंग, एंड if her bishop is good, then I will leave her for the spontaneous delivery, or if her bishop is not good, then ma'am, I थर्टी will एट पे हम बात I will कर रहे हैं, थर्टी ma'am नाइन also पे बात discuss। नहीं कर रहे। Yes। आपने 37 के बाद 1 वीक के बाद बुलाया 38 वीक्स पे पेशेंट को। जी शी इज मैम। नॉट इन लेबर, प्लान आपका 39 वीक्स पे डिलीवरी का है,
तो व्हाट स्टेप्स, स्पेशल स्टेप्स यू वांट टू टेक 1 week बिफोर द प्लान्ड डेट ऑफ डिलीवरी? मैम आई विल डू हर द फ्रेश प्लेटिलेट, मतलब डू फ्रेश प्लेटिलेट, उसके अकाउंट करवाऊंगी। और एंड एंड मैम आई विल डिस्कस हर फॉर द मतलब इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स लेबर आपके 50 है? 50। देन मैम आई विल अरेंज हर प्लेटिलेट मतलब मेगा प्लेटिलेट्स, आई विल अरेंज हर प्लेटिलेट्स, discuss हम्म, to arrange her platelets, and ma'am हम्म, discuss her the induction of labor if we required, और ठीक है। अच्छा देखो, बात ये है कि आप बड़ी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज पता क्यों हुए हो? यस उसकी मैम, वजह यह है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट 39 वीक्स, क्योंकि गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा 39 यस वीक्स मैम, एक यस होता है ना मैम, कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि इफ वी आर, जैसे हाइपरटेंशन डायबिटीज में वी नो व्हाई वी आर टेकिंग हर टू 40 वीक्स, हमें एग्जैक्टली आपने 39 वीक्स बस वैसे ही बोला हुआ है और मैं आपको उसी पे कंफ्यूज किए जा रही हूँ और आप हो ही चले जा रहे हो। एक चीज तो ये कि चलो अगर गाइडलाइन में नहीं है और आप इस चीज को इतना हवा ना बनाओ, मतलब इट्स नॉट वेरी रॉन्ग, बट यस आई वुड से any patient who is already compromised because of some medical disorder in pregnancy, who is on medication and has got severe effect because of that medical disorder, जैसे कि 50 पे प्लेटलेट्स रह रहे हैं, don't take her beyond 38 weeks, right? इट इज रिटन एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट ऑन मेडिक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन के ऊपर है लेकिन उसका सिस्टम ठीक चल रहा है, बट शी इज ऑन मेडिसिन, इट मीन्स कि उसका हार्ट कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज शी इज ऑन मेडिसिन, वी कैन नॉट टेक हर बियॉन्ड 38 वीक्स। सिमिलरली मेनी अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स जिसके अंदर एक रिस्क फैक्टर, एक कॉम्प्लिकेशन एडअप हुई हुई है और वो मेडिसिन के ऊपर है, तो 38 इज अ लिमिट। वाई? बिकॉज अगर 39 पे वो डिरेंज वैल्यूज के साथ आ रही है एंड यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी फर्दर, तो आप क्या करोगे? अब 38 पे भी उसके 50 प्लेटलेट्स हैं, अब आप उसे घर भी भेज रहे हो, 39 पे वो अगर 20 प्लेटलेट्स के साथ आ जाएगी तो किधर जाओगे? मतलब क्या लगाओ, क्या करोगे? बहुत सारे, क्या फिर आपको एडमिट रखना पड़ेगा, पहले एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने पड़ेंगे, स्टीरॉइड देने पड़ेंगे, क्योंकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस इम्यून पेशेंट, राइट? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन इज द सोल्यूशन। इवन इफ यू आर डूइंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, यू डू इट विद इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट? और आपने एक सेफ और प्लान्ड तरीके से, बिकॉज द पेशेंट हैड कम टू यू एट 32 वीक्स, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके प्लेटलेट्स आप कम के साथ वो कभी भी प्रेजेंट करे, या वो आपके पास एंड पे आ रही है और आपको पता ही नहीं है कि अब इतनी कम प्लेटलेट्स हो रहे हैं और आपको प्लेटलेट्स अरेंज, मतलब वो नहीं ठीक बात। एक तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक हिंट ये है या टिप ये है कि जब भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हुई है, या पेशेंट स्टेबल है बट बिकॉज विद मेडिसिन, राइट, विच मीन्स के मेडिसिन खत्म हुई तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, तो डोंट टेक प्रेगनेंसी बियॉन्ड 38 वीक्स। ठीक है, एक ये टिप है, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो 38 से ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसा ही मेडिकल डिसऑर्डर जो कि मेडिसिन के ऊपर पेशेंट चल फिर रही है, उसको एक हफ्ता पहले डिलीवरी को बहुत सीरियसली लो। बिकॉज इफ यू हैव प्लान दैट फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च को ये 38 वीक्स हो रही है, तो यू आर नाउ गोइंग टू डिलीवर हर एट 38 वीक्स ऑन 15 मार्च। आपने अब एक हफ्ता पहले वो पेशेंट आई है, मे बी शी इज एट 37 वीक्स, इवन इफ यू थिंक दैट यू नीड टू कीप हर एडमिटेड फॉर 1 week टिल 38 वीक्स, कीप हर एडमिटेड। उसके प्लेटलेट्स देखो, उसका देखो कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक दैट 50 इज एडिक्वेट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी, देन ओके। इफ यू थिंक दैट 80 शुड बी देयर एटलीस्ट, कि आपको कोई रीजनल एनेस्थीसिया करना हो या आप ज्यादा सेफ होना चाह रहे हो, तो एट 37 वीक्स 1 week बिफोर द प्लान डेट ऑफ डिलीवरी कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और उसके प्लेटलेट्स को आप ठीक करो, राइट? क्योंकि अगर वो 38 वीक्स पे 50 से 20 प्लेटलेट्स के ऊपर आ जाएगी, फिर आपका तो प्लान सारा खराब हो गया ना। फिर यू cannot deliver her now. Now you may need another 1 week to bring the platelets to the normal level, और उस दौरान तक अगर वो spontaneous लेबर में चली गई तो इससे बड़ा ब्लडर है ही कोई नहीं अब आपके लिए, बिकॉज शी वॉज कमिंग टू यू एंड नाउ शी इज इन लेबर विद 20 प्लेटलेट्स। ये तो डायरेक्ट एग्जाम में फेल होने वाली बात है। इसका तो मतलब ये है कि पता नहीं है पेशेंट की मॉर्बिडिटी तो बड़ी मॉर्टेलिटी बढ़ गई ना, राइट? तो आपने इतना ज्यादा सेफ रहना है कि अगर अगर 38 वीक्स पे
एंड यू थिंक प्लेटलेट्स आर नॉट फाइन, बेशक हफ्ते के लिए आप उसे एडमिट कर लो, शी इज कमिंग फ्रॉम फार अवे एरिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो और आपको लगता है कि आपने उसके प्लेटलेट्स को ठीक करना है। सिमिलरली कार्डियक पेशेंट, एक पेशेंट है मेडिसिन के ऊपर, ग्रेड 4 वो रह चुकी है, नाउ यू आर प्लानिंग डिलीवरी एट 38 वीक्स, मेडिसिन पे वो चल रही थी, यू कैन कीप हर इन द हॉस्पिटल फॉर 1 वीक इंस्टेड कि वो 38 वीक्स पे दोबारा ग्रेड 4 अजीब सी बन के बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में आ जाए, और फिर 38 वीक्स पे ना आप डिलीवरी करने वाले बन रहे हो, और ना आप उसे एडमिट, और इस दौरान वो वैसी लेबर में चली गई, तो वो तो किधर बचेगी, फिर तो मोर्टेलिटी होनी है। सो इस चीज का एक चीज तो ये कि बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द जेस्टेशन यू आर डिसाइडिंग, 38 इज गुड फॉर द मेडिकल डिसऑर्डर्स जिस जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है विद मेडिसिन या कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद एक हफ्ता पहले से यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। आपने स्वीपनिंग और बिशप तब करना है व्हेन यू थिंक दैट प्लेटलेट्स आर गुड इनफ फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। Be very sure about the range or the limit of the platelets which are needed at the time of normal delivery or cesarean या regional anesthesia या whatever, और उसके accordingly जी उस्मा। कि शाशिद तो कहते हैं कि अगर कार्डिक पेशेंट का फीटस और मदर बोथ आर इन स्टेबल कंडीशन, यू कैन लीव हर फॉर द स्पॉन्टेनियस लेबर। पर आप कह रही हैं कि 38 पे आप उसको डिलीवर करा देंगे, इसमें प्लीज दो बता फर्क दीजिए। है, आपने सही बात की उस्मा। इसमें फर्क ये है कि कार्डियक पेशेंट वो इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है, मेडिकल सपोर्ट्स के ऊपर है, ठीक है। यू कैन नॉट लीव हर टिल 40 वीक्स फॉर द स्पॉन्टेनियस लेबर। एक पेशेंट जो मेडिकल आईसीयू से होके गई, ग्रेड 4 वो लेबल हो गई, उसके बाद वो लेसेक्स और डाइजॉक्सिन या जो भी इस किस्म की मेडिसिन ले रही है कार्डियक, राइट, या बीटा ब्लॉकर्स या जो भी, जिसका हार्ट मेडिसिन की वजह से स्टेबल तरीके से चल रहा है, उसको आप अनलिमिटेड टाइम तक नहीं लेके जा सकते। उसको आपने 38 वीक्स पे करना है, और 37 वीक्स से यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि वो दोबारा अनस्टेबल ना हो जाए टिल शी रीचेस एट 38 वीक्स, ठीक है जी सदा। मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसके आपने कहा कि अरेंज करवाएं ना प्लेटलेट्स, तो अरेंज करवाने हैं या विद हैंड रखने हैं? क्योंकि मैडम कभी भी इसकी इंडक्शन फेल हो सकती है और हम सिजेरियन पे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे ही है, पेशेंट को। देखो बात ये है कि सिजेरियन अंडर GA 50 पे भी हो जाता है, राइट, अच्छा। लेकिन यस, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ सिजेरियन प्लेटलेट्स आपके अरेंज होने चाहिए। यू नेवर नो कि आपको जरूरत पड़ जाए, मतलब पीपीएच हो गया है या मेनी अदर ठीक है। थिंग्स, तो प्लेटलेट्स हम तब कराते हैं अरेंज इस तरह के पेशेंट में। जी ठीक कोई है। इंटरवेंशन के लिए या डिलीवरी वगैरह के लिए कराते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जो मेडिकल डिसऑर्डर है, इज इट स्टेबल विदाउट एनी मेडिसिन और विद मेडिसिन, और इफ अ मेडिकल डिसऑर्डर इज देयर विद अ कॉम्प्लिकेशन, इफ अ मेडिकल डिसऑर्डर इज देयर विद अ कॉम्प्लिकेशन, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पहले डिलीवरी प्लान करनी है। इफ मेडिकल डिसऑर्डर इज देयर विदाउट मे बी कॉम्प्लिकेशन बट अ पेशेंट इज मूविंग ऑन और इज गोइंग स्टेबल विद मेडिकेशन, तो भी आपको थोड़ा अर्ली करना है। लेकिन इफ मेडिकल डिसऑर्डर इज देयर विदाउट एनी मेडिकेशन, जैसे डायबिटीज है, डाइट के ऊपर एक्सरसाइज पे चल रहा है, देन यू कैन टेक हर टिल 40 वीक्स। मैम जी। मैम इसका फिर ऐसे बोले कि जैसे आपने बोला कि 38 वीक्स पर आई है, तो बोलेंगे कि आई विल कीप हर एडमिटेड बिकॉज शी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, शी इज ऑन मेडिकेशन, आई विल बी विजिलेंट फॉर द प्लेटलेट काउंट, आई विल टेक रिव्यू फ्रॉम द हेमाटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिस्ट फॉर द पेन रिलीफ, and for the and then if everything goes normal, then I will leave her for the spontaneous, oh sorry, I will do her bishop score and consider her for the induction of labor. Then I will leave her for the vaginal delivery, spontaneous vaginal delivery. मैम ऐसे हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। then Spontaneous bishop is good. Bishop is good का मतलब ये है कि cervical is already ripe. You do not need any artificial induction for cervical ripening. तो आप कहोगे कि I'll do bishop score if the cervical ripening is already there, then I don't need to induce her. I can leave her for the spontaneous progress of labor or can give her syntocinon. If the cervix is not ripe, then I need some medical induction for the ripening of cervix. okay. मतलब आपकी बातों से थोड़ा ये भी पता चल रहा है कि बिशप स्कोर है क्या, हम्म, इंस्टेड कि आप स्कोर पूरा बोलो। आपकी एक फोकस तरीके से जवाब ही ऐसा हो कि एग्जामिनर को समझ आए कि आप
क्यों करे बिशप? यू नीड टू डिसाइड वेदर शी नीड्स इंटोसिनॉन और शी नीड्स इंडक्शन। इफ शी नीड्स इंडक्शन तो आपने उसे एडमिट करके इंडक्शन, अगर शी नीड्स इंटोसिनॉन तो फिर तो ऑगमेंट होगा लेबर। Okay. ठीक है ना? Then okay, तो ma'am. चलो तो। Her हम्म। delivery should be her labor should be monitored by the labor care guide. Ensure the presence of neonatologist at the time of delivery and manage the third stage of labor actively. After the delivery, I will hand over baby to the pediatrician. If maternal count low, less than 80, cord blood sample can be taken. If count comes normal, no need for further sampling. But if count comes low, then further sampling at day 1 and 4. Vitamin K can be given by mouth, avoid intramuscular. If neonatal count is severe low, less than 30 into 10 to the power 9, we will arrange the intracranial Doppler. I will repeat the platelet. I will discharge after discharge. I will call her on the follow up and repeat platelet count of mother after 6 weeks to confirm my diagnosis. I will counsel for and also I will counsel her for the next pregnancy. हम्म, That बिल्कुल she ठीक should. है फिर। ठीक है जी, ऐसा ने कुछ बात करनी है जी? ऐसा? जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। ऐसा? मैम। ये हम मैनुअल प्लेटलेट काउंट करते हैं। मैनुअल जैसे प्लेटलेट काउंट फर्स्ट टाइम में वो कम आए तो मैनुअल प्लेटलेट काउंट करेंगे? नहीं, तो कैब स्पेसिफिक वाला। इन्वेस्टिगेशन है। नहीं। अच्छा, और मैम फिर पेरिफेरल फिल्म में वो जो लार्ज प्लेटलेट्स है वो स्पेसिफिकली हम बोलेंगे? नहीं, इतने डिटेल में आई डोंट रियली थिंक सो, बिकॉज वी नॉर्मली डोंट डू इट ऑल्सो। आपने लैब के प्लेटलेट्स और हिमाटोलॉजिस्ट के साथ चलना है। जी ठीक है। ठीक ठीक है, है। थैंक यू मैम जी। ओके। मैम, अगर कार्डिक डिजीज भी विदाउट मेडिकेशन है और कंट्रोल्ड है, लेकिन मतलब उसको कार्डिक डिजीज ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, तो भी उसको हम थर्टी 40 पे नाइन लेकर जाएंगे ना? नहीं, 39, फिर भी 40 पे नहीं जाएंगे। ठीक। ठीक है। मैम, इस पेशेंट में जो है इसके फीटस का क्या करेंगे, इसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी? वो भी बताया है अफरोज ने कि नियोनेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है और उससे प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करेंगे फीटस के, क्योंकि मोस्टली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है फीटस में। और अगेन फीटस का भी यही होता है कि 50 से ऊपर रखने होते हैं प्लेटलेट काउंट। अगर 50 से नीचे आ रहा है तो फिर नियोनेटोलॉजिस्ट प्रॉब्ली विल गिव द फीटस सम इम्यूनोग्लोबुलिन एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, और अदरवाइज उसके भी फिर आप 50 से ऊपर रखते हो प्लेटलेट्स। ठीक है। चलो ठीक है गुड। मैम। सो टॉपिक अच्छा जज़ाकल्लाह। कवर हो गया, क्वेरीज भी आप लोगों की हो गई हुई है। तो इंशाल्लाह, बल्कि आई वुड लाइक कि नेक्स्ट टाइम भी ना कोई एक टॉपिक आप भेज दो, और वॉलंटियर खुद कर ले, मुझे मैसेज बेशक कर दें या ग्रुप में कर दें,